डॉक्टर प्रीति गुप्ता, सहायक आचार्य, ज़ूलॉजी विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय, कोटपुतली। आज हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं वर्ड्स टू रिमेंबर, मुख्य शब्दावली। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग द एनिमल्स, जंतुओं के नामकरण की विधि को नामकरण या नॉमेनक्लेचर कहते हैं। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, जंतुओं को समरूप जीवों के समूह में रखना क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहलाता है। पहचान करना, जंतु या प्रादर्श जो हम इकट्ठा करते हैं उसको उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर पहचानना और उनकी आपस की इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप्स को ज्ञात करना यानी फाइलोजेनी। फिर उनको वर्गीकृत करना टेक्सोनॉमी में के अंतर्गत आता है, आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद इस सारी चीजों का समूह है सिस्टमैटिक्स यानी वर्गीकरण विज्ञान, जिसमें हम जंतुओं की पहचान करते हैं, नामांकन करते हैं। अब हम आते हैं वर्गीकरण के सिद्धांतों पे। वर्गीकरण के सिद्धांत या टेक्सोनॉमी एंशिएंट शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। टेक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है टेक्सिस, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और दूसरा नोमिया, जिसका मतलब होता है मेथड। यानी taxonomy is the science of naming and defining and classifying groups of biological organisms on the basis of shared characteristics. जातियों को उनकी समानताओं के आधार पर समरूप समूह में रखा जाता है, यही वर्गीकी कहलाती है। जाति, हम देखते हैं कि जाति को परिभाषित करने के लिए निम्न तीन मत या तीन थ्योरीज दी गई हैं। पहली थ्योरी है टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, दूसरी थ्योरी है नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट और तीसरी है जैव जाति संकल्पना या बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। सबसे पहले टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट या प्रारूप विज्ञान जाति संकल्पना। टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट is a group of organisms or specimen collected by a collector in which individuals conform to certain fixed properties. यानी प्रारूप जाति अध्ययनकर्ता द्वारा एकत्रित प्रादर्श का समूह होते हैं और हम उनको टाइप कहते हैं। इसमें कुछ कमियां हैं कि हमने जो टाइप इकट्ठा किया है, अगर कुछ जातियां बहुरूपता या लैंगिक द्विरूपता दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाती हैं, तो क्या उन्हें हम अलग अलग जातियों में रखना चाहिए या एक ही जाति में रखना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर कुछ जातियां समभाषी जातियां पाई जाती हैं, यानी सिबलिंग स्पीसीज होती हैं या आपस में सिबलिंग स्पीसीज इंटरब्रीड नहीं करती हैं, प्रजनन नहीं करती हैं, तो टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ऐसी सिबलिंग स्पीसीज को एक ही जाति मानते हैं, जो कि उचित नहीं है। तीसरी कमी ये है कि कुछ जातियों में पीडोजेनेसिस या नियोटनी पाया जाता है, जिसमें लार्वा रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और लाइफ लॉन्ग रिप्रोड्यूस करते हैं और भ्रूण अवस्था में रहते हैं, या बाद में ये कुछ लार्वा मेटामॉर्फोस होके एडल्ट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अनुसार उन्होंने ये लार्वा और एडल्ट दोनों को अलग जातियों में रख दिया था, विच इज दूसरा कॉन्सेप्ट है नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट या अवास्तविक जाति संकल्पना। इस जाति का संकल्पना के हिसाब से जाति को जो भी हमने नाम दिया है या स्पीसीज जो हमारी परिकल्पना है, वो एक मनुष्य के दिमाग की उपज है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, which we know is wrong as far as today's scenario is concerned. थ्योरी है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जैव जाति संकल्पना। ये संकल्पना हम आज तक इसको मान्य, आज मॉडर्न जमाने में इसको ये जाति संकल्पना मान्य है और इसकी संकल्पना के जॉर्डन ने 1905 में दी थी
उनके अनुसार ये हुआ कि जब हम स्पीसीज को परिभाषित करते हैं तो हमें उसका व्यवहार, उसकी भौतिकी, पारिस्थितिकी, कोशिकीय और रासायनिक स्थिति का भी ध्यान रखना पड़ता है। जाति को परिभाषित करते हैं। स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर सच ग्रुप्स। जाति प्राकृतिक रूप से अंत प्रजनन करने वाली समष्टियां हैं जो ऐसे अन्य समूहों के साथ प्रजनन नहीं करती। कुंजी लक्षण। किसी एक समूह के वर्गीकरण हेतु जो लक्षण महत्वपूर्ण होते हैं वे कुंजी लक्षण होते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिसके आधार पर हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। Taxonomic character is an attribute of a member of a taxon by which it differs or may differ from a member of a different taxon. वर्गीकीय लक्षण के आधार पर हम किसी एक समूह को उसकी समानता या विभिन्नता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। विभिन्न प्रकार के लक्षण देख लेते हैं, जैसे पहला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, दूसरा फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, तीसरा इकोलॉजिकल कैरेक्टर, चौथा इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, पांचवा जोग्राफिकल। जब भी हम वर्गीकृत करते हैं तो एक हियरार्की हम फॉलो करते हैं या लक्षणों का पदानुक्रम हम फॉलो करते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में हियरार्की है या पदानुक्रम है, ये सारे जंतुओं और पादपों में पर एप्लीकेबल है। ये इसका प्रपोजल दिया था स्वीडिश नेचुरलिस्ट कार्लस लिनियस ने 18वीं सेंचुरी में, और ये आज तक भी मान्य है, सभी जातियों पर, सभी जंतुओं और पौधों पर लागू है। टेक्सोनोमिक हायरार्की में हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज हम दर्शाते हैं। इसमें किंगडम सबसे हाईएस्ट रैंक होता है और स्पीसीज इसमें सबसे निचले पायदान पर आती है। टेक्सोनोमिक हायरार्की का जो क्रम है वो निम्न है। सबसे पहले आता है किंगडम यानी जगत, फाइलम संघ, उसके बाद क्लास वर्ग, उसके बाद ऑर्डर गण, फैमिली कुल, जीनस वंश, और लास्ट में आता है जाति या स्पीसीज। उदाहरण हम देख लेते हैं। किंगडम है एनिमेलिया, इस किंगडम की फाइलम है कॉर्डेटा, उसका क्लास है मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, और जाति हो गई सेपियंस। इसके अलावा जो ऊपर हमने हायरार्की देखी, इसके अलावा भी कुछ और हायरार्की टेक्सॉन्स हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे शाखा या ब्रांच, सब फाइलम और क्लास के बीच में आती है ब्रांच, ऑर्डर और क्लास और ऑर्डर के बीच में कोहर्ट, फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब। इसके अलावा प्रयोग में लिए जाने वाले टेक्सॉन है डिवीजन, ग्रेड और सीरीज। नामकरण। अब हम देख लेते हैं कि नामकरण पद्धति क्या है और उसके नियम क्या है। नामकरण पद्धति या नॉमेनक्लेचर हम जो फॉलो करते हैं वो द्विनाम पद्धति है, यानी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, जो कार्ल लिनियस ने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरा में 1735 में पब्लिश किया था। ये लैटिन भाषा में था। इस प्रथम बुक में, इसके प्रथम एडिशन में 10,000 स्पीसीज जंतुओं की थी और 6,000 जातियां पादपों की। इस बुक में 10,000 स्पीसीज थी जंतुओं की, जिसमें से 6,000 पौधे थे और 4,236 जंतु थे। इस क्लासिफिकेशन का 10वां एडिशन है जो कि आज वैलिड माना जाता है। जो रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर हैं उन्हें हम इंटरनेशनल कोड ऑन ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ये रूल्स इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में बनाए गए थे। इनका हेडक्वार्टर इस कमीशन का लंदन में सिचुएटेड है। ये रूल्स 1895 में प्रपोज किए गए थे। इस रूल बुक का पहला एडिशन 9 नवंबर 1961 में पब्लिश हुआ था। चौथा एडिशन हम आजकल फॉलो कर रहे हैं, जो कि लास्ट पब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2000 में, और ये रूल बुक 2 भाषाओं में पब्लिश की जाती है, इंग्लिश और फ्रेंच। नियमावली यानी रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है। पहली बात, किन्हीं दो वर्गों का नाम समान नहीं हो सकता।
No two classes can have the same name. दूसरा रूल, ये नॉमेनक्लेचर विलुप्त जातियों पे और वर्तमान जातियों पर लागू है, संकरों पर नहीं. That is, it is applicable on existing and extinct species but not applicable on hybrid species. थर्ड रूल है रूल ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का नियम. इस केस में अगर किसी फैमिली या रैंक टेक्सॉन से के को दो नाम दे दिए गए हैं, तो जो पहला नाम दिया गया है उसको वैलिड माना जाता है, दूसरा नाम मान्य नहीं होता. चौथा रूल है कि नेम या जो भी नाम हम जंतु या पादप को दे रहे हैं वो लैटिन भाषा में होना चाहिए, और अगर किसी और भाषा से लिया गया है तो उसे लैटिनीकृत या लैटिनाइज्ड किया जाना चाहिए. पहला वर्ड बायोलॉजिकल नेम में जीनस का होता है और दूसरा वर्ड स्पीसीज का होता है. जीनस और स्पीसीज को जब हम लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं और टाइप करते हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं या छापते हैं तो इटैलिक्स में. जीनस हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से शुरू होता है और स्पीसीज हमेशा इंग्लिश के छोटे या स्मॉल लेटर से शुरू होता है. अगर हमको उस जाति को किसने नामांकित किया या किसने उसको खोजा, उस ऑथर का नाम लिखना है तो हम जाति के नाम के बाद लिख सकते हैं, और उसके बाद उस किस वर्ष में उस जाति की खोज हुई उसको भी हम लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया गया है निरीस डाइवर्सिकलर म्यूलर 1776. तो निरीस जीनस है, डाइवर्सिकलर स्पीसीज है, और इसको खोज करने वाले वैज्ञानिक थे म्यूलर, और उन्होंने इसकी खोज की थी 1776 में. अगर इस जाति के साथ अगर हम इसकी उपजाति या सब स्पीसीज भी जोड़ते हैं तो उस पद्धति को हम कहते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर या त्रिनाम पद्धति. आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद.